हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट क्विज। तो हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो हम प्रीवियस लेक्चर को, प्रीवियस क्लास को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक कवर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने जीवों में समानताएं एंड विभिन्नताएं, मतलब कि सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटीज देखा था। ठीक है, वैसे ही हमने जीवों से रिलेटेड देखा था पौधों में, कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनके जो हर पार्ट्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर जो उसके पूरे पार्ट होते हैं वो क्या सब सेम होते हैं या फिर क्या क्या उसमें अंतर पाया जाता है, ये भी देखा था। फिर जो अनुवांशिकी होती है, हेरिडिटी होती है, उसमें मेंडल का क्या योगदान था। ठीक है, मेंडल ने अनुवांशिकी को समझाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उसको देखने के बाद हमने देखा कि जो मेंडल थे उन्होंने अनुवांशिकी में क्या उनने प्रयोग किए और उन्होंने क्या उनका उद्देश्य रहा। ठीक है, उनके प्रयोगों के आधार पर उनके क्या परिणाम आए। ठीक है, उन्होंने जो मटर के पौधों का जो चुनाव किया था अनुवांशिकी को समझाने के लिए, उसमें उन्होंने क्या किन किन गुणों को लेकर प्रयोग किए थे, उनके क्या परिणाम आए, उनका क्या उद्देश्य रहा। ठीक है, उनके परिणाम से अनुवांशिकी के संदर्भ में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। और हमने देखा था मेंडल का नियम, ठीक है, मेंडल्स लॉ, जिसमें मेंडल के पृथक्करण का नियम हमने पढ़ लिया था। तो ये टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस क्लास में कवर कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मानव में मेंडल के नियम अनुसार अनुवांशिकी देखते हैं। मानव में मेंडल के नियम अनुसार आनुवंशिकी। ठीक है, तो मेंडल जो थे उन्होंने अनुवांशिकी को समझाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, मटर के पौधों में तो उन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया था अनुवांशिकी को समझाने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे अपने प्रमाण दिए, जिसके आधार पर उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। तो मानव में जो मेंडल के नियम अनुसार जो अनुवांशिकी को समझाया, उन्होंने बताया कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो जाते हैं, तो यही तो अनुवांशिकी है। और जो थोड़े अंतर डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो भी आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने एक लक्षण बताया, उन्होंने एक रोग बताया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो मानव में जो सिकल सेल एनीमिया है वो भी एक अनुवांशिकी लक्षण है, जो मानव में मेंडल के नियम अनुसार उन्होंने इसे बताया है। तो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि जो सिकल सेल है, कि सिकल सेल कारक और अनुवांशिकी। जो मेंडल ने मानव में बताए, ह्यूमंस में बताए हेरिडिटी को, अनुवांशिकी लक्षण को, उनमें से एक लक्षण है हमारा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है मानव में, इसे मेंडल ने बताया अनुवांशिकी में। ठीक है, उसके नेक्स्ट उसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आज सिकल सेल कारक और अनुवांशिकी की। सिकल सेल कारक और अनुवांशिकी उसमें है क्या। तो क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं, जो मानव होते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र, जिसमें 22 के जोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसे ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और जो 23 जोड़े, अगर आपको पूछा जाता है कि ह्यूमंस में, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 के जोड़े में क्रोमोसोम गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, जिसमें 22 जोड़े होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो 11वें नंबर के जो ऑटोसोम्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट रहता है, किस में उपस्थित रहता है, तो आपके ब्लड में उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है।
जो कि हमारे आरबीसी में, ब्लड में प्रेजेंट रहता है। तो जो 11वें नंबर के ऑटोसोम्स रहते हैं उसमें हीमोग्लोबिन बनने वाला कारक, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को बनाने वाला कारक जो फैक्टर होता है वो प्रेजेंट होता है 11वें नंबर के ऑटोसोम्स में। ठीक है, कौन? जो हीमोग्लोबिन बनाता है, गोल लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनाती हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं, वो फैक्टर, वो कारक 11वें नंबर के ऑटोसोम में प्रेजेंट रहता है जो हीमोग्लोबिन बनने का कारक है। अब क्या होता है, इसे हम प्रेजेंट करते हैं, जो सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने वाला कारक है, जो गोल लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनाने वाला कारक है, उसको हम प्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से। उस कारक को हम प्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, जो कि 11वें नंबर के ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम करेंगे डबल आर कैपिटल आर से। अब क्या होता है, किसी कारणवश, ठीक है, उसमें अनियमितता आ जाती है कारक में, या फिर कुछ उत्परिवर्तन हो जाते हैं उस फैक्टर्स में, कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बदलाव आने से वो जो हीमोग्लोबिन है उसमें बदलाव आ जाता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसके आकार में बदलाव आ जाता है। तो जो आकार होता है क्या होता है, गोल होता है या फिर अंडाकार होता है, गोल होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो होती हैं कोशिकाएं, तो उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं उस कारक में। तो वो क्या हो जाता है, गोल की जगह वो हंसियाकार शेप में आ जाता है। जो हमारी आरबीसी होती है, कोशिकाएं होती है, उसका जो आकार है, उसका शेप क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, इसलिए इसे सिकल सेल बोला जाता है। तो क्या होता है, उस कारक को हम स्मॉल आर से प्रेजेंट करेंगे। किससे? स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं उस कारक को, क्योंकि उस कारक में बदलाव आ गया, उसमें चेंजेस आ गए, जिससे जो हमारा जो सेल था, जो कोशिका थी, उसका आकार बदल गया। वो कैसी हो गई, वो हंसियाकार हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, हंसियाकार होने से उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो घटती है, उसमें जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी आती है। ठीक है, और क्या होगा, उसका जो आकार है वो बदल जाता है। अब अगर इस रोग से कि कोई घातक है, कोई रोगी है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, वो रोगी रोग से ग्रसित हो जाता है, उसमें जल्दी वो अगर कुछ भी काम करेगा तो वो बहुत जल्दी थकने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। तो क्या होता है, जो ये आर है, जो सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने का जो फैक्टर है, और जो गोल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनाती है, वो जो सामान्य फैक्टर जो कारक है, वो जो कारक में चेंजेस हो जाते हैं, जो कारक बदलाव के कारण जो हंसियाकार कोशिकाएं बनने लगती, उस पर प्रभावी होता है। ठीक है, वो जो सामान्य जो बनाता है वो कारक प्रभावी होता है, जो ये कारक जो उत्परिवर्तन के दौरान बनते हैं उस पर वह प्रभावी होता है। तो क्या होता है, अब क्या बताया मैंने कि जो कारक में चेंजेस के कारण, कारक में उत्परिवर्तन और बदलाव आने के कारण ही ये हंसियाकार वाला शेप बनता है हमारे आरबीसी का, और इस हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन बनने में कमी होती है। जो सामान्य जो आरबीसी होती हैं वो क्या होता है, उसका कितना जीवन काल होता है, उसका 100 से 120 दिन तक का जीवन काल होता है, और जो हंसियाकार वाली होती हैं उनका क्या होता है, उनका लगभग 15 से 20 दिन होता है। सोचो कितना डिफरेंसेस है 100 से 120 दिन के बीच और 15 से 20 दिन के बीच। तो उनका जीवन काल कितना है, जिसमें सामान्य कारक है उसका 100 से 120 दिन है, और जिसमें ये जो इस रोग से जो पीड़ित है, सिकल सेल है, उसमें क्या है, उसका जीवन काल 15 से 20 दिन का होता है। ठीक है, तो इतना डिफरेंसेस उसके आरबीसी का जीवन काल में देखने को मिलता है। अब क्या होगा, उसको ज़्यादा थकान महसूस होगी, वो रोग से ग्रसित होने लगेगा, ऑक्सीजन लेने की क्षमता उसमें कमी आने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कारक उसको जिसमें होता है उसको प्रभावी कर देता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है। सिकल सेल कारक जो उसमें मलेरिया का जो रोग होता है उसके लिए ये लाभदायी होता है। क्यों? क्योंकि मलेरिया के प्रति ये अधिक प्रतिरोधकता जो होती है उसको अधिक दर्शाता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को अधिक दर्शाता है मलेरिया रोग के प्रति। सिकल सेल जिसको हुआ है, जिन्हें सिकल सेल रोग हुआ है, उनके लिए जो अगर मलेरिया होता है उनके प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे
हमारे जो राज्य है उसमें भी जो सिकल सेल से जो ग्रसित है उनके भी बहुत अधिक पाए जाते हैं जो सिकल सेल से ग्रसित है। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के अलावा भी हमारे इंडिया में हमारे जो अदर कंट्री जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया वहाँ भी अधिक पाए जाते हैं। तो बेसिकली जहाँ मलेरिया रोग जो मलेरिया डिजीज़ है वो जहाँ अधिक पाया जाता है वहाँ सिकल सेल से ग्रसित रोग भी अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वो उसके क्या बोलते हैं उसके अनुकूलन में आ जाते हैं। मलेरिया रोग से लड़ने की क्षमता उसमें पाई जाती है, क्योंकि जो मलेरिया के जो परजीवी है वो उसमें जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए लाभदायी होता है, सिकल सेल से जो ग्रसित है उनके लिए मलेरिया के प्रति अधिक वो क्या होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता पाई जाती है, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वो दर्शाते हैं। तो ये उसके लिए मलेरिया के लिए अच्छे लाभदायी होते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मनुष्य में सिकल सेल लक्षण की आनुवंशिकी को, ठीक है। जैसे आपके पास ये आपके पिक्चर में शो हो रहा होगा इस डायग्राम में, जैसे जो जनक की पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी है मतलब पेरेंट्स हैं ये, ठीक है। तो अप्रभावित वाहक पिता है, ठीक है, अनअफेक्टेड कैरियर फादर और अप्रभावित वाहक माता, ठीक है, अनअफेक्टेड कैरियर मदर, ठीक है। दोनों अनअफेक्टेड है मतलब अप्रभावित है, बट क्या है उन लोग वाहक है। वाहक है मतलब जो सिकल सेल जो कारक है जो है बीमारी एनीमिया है उसमें वो प्रभावी नहीं है, उस बीमारी से उस रोग से वो प्रभावित नहीं है, बट उसके वो वाहक है। दोनों माता भी पिता भी और माता भी मतलब जो जनक पीढ़ी है वो अप्रभावित है पर वो क्या है वाहक है, ठीक है। तो क्या होता है अब इसमें जो कारक प्रेजेंट है तो अप्रभावित वाहक पिता के कैपिटल आर और स्मॉल आर से प्रेजेंट है, और इसमें अप्रभावित वाहक माता के कैपिटल आर और स्मॉल आर से प्रेजेंट है। अब माना उनकी 4 संतानें हुई, अब क्या हो गई जनक पीढ़ी से हम संतान पीढ़ी में आते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट्स टू हम उसके ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। तो उसमें क्या हुआ हमने बताया कि जो इस रोग से अप्रभावित है बट क्या है वो वाहक है, दोनों पेरेंट्स वाहक है। तो अब उनकी संतान पीढ़ी में आते हैं, जैसे उनकी 4 संतानें हुई तो 4 में से एक सामान्य होगा, 4 में से जो एक उनका जो संतान होगा वो सामान्य होगा, और जो 2 रहेंगे वो 4 में से 2 आपको वाहक मिलेंगे। वाहक मिलेंगे मतलब उस रोग से वो ग्रसित नहीं होंगे, ना ही वो घातक होंगे, बस उसमें वो वाहक पाया जाएगा, कैरियर पाया जाएगा उसे आगे पीढ़ी बढ़ाने को, ठीक है, आगे जाने को उसमें वो कैरियर पाया जाएगा, वो वाहक रहेंगे, ठीक है। और जो 4 में से एक होगा जो इस सिकल सेल एनीमिया का रोगी होगा, जो इस रोग से ग्रसित होगा। तो 4 संतानों में ये संभावना पाई जाती अगर जनक पीढ़ी में दोनों अप्रभावित पेरेंट्स हैं, अप्रभावित वाहक हैं, ठीक है, तो उसमें अगर उनकी संतानें हो रही हैं तो 4 में से एक आपको सामान्य देखने को मिलेगा जिसमें कोई प्रभावी नहीं होगा, ना वो वाहक होंगे इस रोग के, ना तो वो इस रोग से ग्रसित होंगे। और जो 2 रहेंगे 4 में से 2 संभावना क्या होगी कि वो वाहक रहेंगे, ठीक है, कैरियर रहेंगे इस डिजीज के लिए, और जो एक होगा 4 में से वो होगा रोगी होगा जो इस रोग से ग्रसित हो सकता है। अब इसमें देखते हैं जो इसके कारक को हमने प्रेजेंट किया है, तो इसका ये कैपिटल आर कारक और इसका आर कारक मिलके इसको क्या बना रहे हैं सामान्य बना रहे हैं, मतलब ये ग्रसित नहीं होगा ना ये वाहक होगा। अब इसका जो कैपिटल आर, ठीक है, इसका कैपिटल आर और इसका स्मॉल आर मतलब कि जो कारक है फैक्टर है वो मिलकर इसको बना रहे हैं वाहक, क्योंकि दोनों ये क्या होगा एक कारक प्रेजेंट है दूसरा कारक प्रेजेंट है मतलब कि ये वाहक हो गए। वैसे ही इसमें इसका जो स्मॉल आर है और इसका जो कैपिटल आर है ये दोनों इसमें मिल के मगर ये दोनों कारक है। स्मॉल आर और कैपिटल आर बोलने से मैंने आपको बता चुका है कि दोनों क्या शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है दोनों मिलके क्या बना रहे हैं इसको वाहक। अब क्या हुआ इसमें स्मॉल आर है इसका स्मॉल आर, दोनों फैक्टर दोनों कारक मिलकर इसको बना रहे हैं रोगी। दोनों इसमें स्मॉल फैक्टर्स आ गए कारक आ गए तो इसको क्या बना रहे हैं रोगी। तो हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकी कैसे होती है, कुछ लक्षण कैसे जाते हैं। जैसे मेंडल के नियम अनुसार हम जो देख रहे थे कि जो मानव में जो लक्षण है सिकल सेल एनीमिया का जो रोग होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकी कैसा होता है उसका, तो उसमें एक लक्षण हमने देखा मनुष्य में सिकल सेल लक्षण की आनुवंशिकी, उसका एक एग्जाम्पल लेके हमने इसे समझा है, इस टॉपिक को समझा है। तो
आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसे पिक्चर से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।